जय हिंद दोस्तों। यह है हमारे कंप्यूटर विषय का लेक्चर संख्या 4। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक क्रम से लगे हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस अध्याय से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या है। आगे इनपुट डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्या हैं तथा बेसिकली इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझेंगे। इसके बाद कीबोर्ड को थोड़ा विस्तार से समझेंगे क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। इसी तरह आगे आउटपुट डिवाइसेस को समझेंगे तथा इसके कार्य प्रणाली को भी देखेंगे। आगे है मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट और अंत में प्रिंटर तथा इसके प्रकार को देखेंगे। तो आप धैर्यपूर्वक इस पूरे लेक्चर को देखिए। इसके बाद इसी अध्याय से संबंधित एमसीक्यू सीरीज के वीडियो में प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए। पूरी उम्मीद है कि इसके बाद इस अध्याय से संबंधित आपके सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरे लेक्चर को एकदम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो इनपुट या आउटपुट डिवाइस को समझने से पहले हमें एक बार ये देख लेना चाहिए कि आखिर एक डिवाइस या उपकरण क्या होता है। तो दरअसल एक डिवाइस या उपकरण ऐसी वस्तु या यंत्र है जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और फिर उस उद्देश्य या कार्य को डिवाइस के माध्यम से हम आसान बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के इनपुट या आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच संपर्क स्थापित करना है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के इनपुट दिए जाने से पहले उसे मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में बदलना जरूरी होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों जरूरी है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और सर्किट होने के नाते यह केवल ऑन या ऑफ या फिर 0 या 1 को ही समझ पाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के इनपुट दिए जाने से पहले इसे मशीनी भाषा में बदल दिया जाए। तो आइए अब हम इनपुट डिवाइस को समझते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम दिए गए इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करके उसे मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में बदलना है ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस को देख लेते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, कार्ड रीडर, ट्रैक वॉल, माइक्रोफोन इत्यादि। इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि कई बार सिर्फ यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो आप इसे एक बार जहन में रख लीजिएगा ताकि आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। अब इनमें से जो हमारे परीक्षा के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आइए उसे एक एक करके इंडिविजुअली समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है कीबोर्ड। आइए इसे देखते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड ना टाइपराइटर का ही विकसित रूप है जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी है। कीबोर्ड का प्रयोग निर्देश देने के लिए, सभी प्रकार के इनपुट जैसे कि न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक डाटा डालने के लिए या कुछ विशेष प्रकार के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कीबोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। देखिए, सामान्यतः कीबोर्ड क्वार्टी लेआउट पैटर्न वाले इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें 104 बटन होता है। हालांकि इसके लेआउट पैटर्न में बदलाव के अनुसार और प्रकार के भी कीबोर्ड हो सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, प्रोजेक्शन कीबोर्ड इत्यादि। लेकिन ये आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, हमें सिर्फ क्वार्टी पैटर्न वाले कीबोर्ड को ही समझना है। आइए इसे देखते हैं। तो कार्य और स्थिति के अनुसार क्वार्टी कीबोर्ड को कुछ इस तरह से बांटा जा सकता है। पहला है मेन कीबोर्ड। देखिए, यह सामान्यतः बाएं मध्य भाग में होता है। इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर, अंक, कुछ विशेष चिन्ह तथा कुछ प्रतीक चिन्ह भी शामिल होते हैं। इसके बाद है फंक्शन की। देखिए, यह कीबोर्ड के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसमें F1 से लेकर F12 तक के 12 बटन शामिल होते हैं। इसका कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्टिव एप्लीकेशन के आधार पर जटिल क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। आगे है न्यूमेरिक कीपैड। यह कीबोर्ड के दाईं ओर और नीचे की तरफ होता है। इसमें 0 से 9 तक अंक, दशमलव,
जोड़, घटाव, गुणा, भाग, नमलॉक तथा इंटर, मतलब कि टोटल 17 बटन होते हैं। इसका प्रयोग संख्यात्मक डाटा को तेजी से इनपुट कराने के लिए किया जाता है। इसके बाद है कर्सर मूवमेंट की। देखिए, यह कीबोर्ड के दाएं मध्य में स्थित होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। इसमें होम बटन, पेज अप, पेज डाउन तथा इंड बटन शामिल होता है और इन्हीं चारों बटन के समूह में दो और बटन इंसर्ट तथा डिलीट को शामिल करने के बाद यह नेविगेशन की का ग्रुप बन जाता है। आगे है मॉडिफायर की। यह बटन सामान्यतः स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। इसका प्रयोग हमेशा दूसरे बटन के साथ करना पड़ता है। इस ग्रुप में शिफ्ट, अल्टरनेट, कंट्रोल तथा विंडोज की शामिल होता है। इसके बाद है स्पेशल पर्पस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ये बटन किसी खास उद्देश्य के लिए होते हैं, जैसे कि ये सारे बटन। इनमें से दो बटन नम लॉक तथा कैप्स लॉक बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं, क्योंकि इसे हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन उल्टा हो जाता है। आगे है शिफ्ट बटन। इसका उपयोग किसी दूसरे बटन के साथ किया जाता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। इसके बाद है टैब बटन। इसका प्रयोग कर्सर पॉइंट को एक लाइन से सीधे दूसरे लाइन में जंप कराने के लिए किया जाता है। आगे है इंटर या रिटर्न। इसका प्रयोग किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए किया जाता है। इसके बाद है एस्केप। इसका प्रयोग सामान्यतः चालू प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस। इसका उपयोग कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। आगे है डिलीट, स्पेस बार और प्रिंट स्क्रीन। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रयोग आप जानते हैं। आगे है स्क्रॉल लॉक की। इस बटन का प्रयोग करने पर सूचनाएं एक स्थान पर रुक जाता है या लॉक हो जाता है। इसके बाद है पॉज तथा इंसर्ट बटन। इसका प्रयोग ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये तीन बटन का ग्रुप है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। दरअसल यह तीनों बटन का एक साथ प्रयोग कमांड को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, जिसका आमतौर पर उपयोग किसी फंक्शन को बाधित करने के लिए किया जाता है। और अंत में है स्टिक की। देखिए, जब दो या अधिक बटन को प्रेस करने में असुविधा महसूस होती है ना, तब सुविधा के लिए स्टिक की का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बाद अगले महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस माउस को समझ लेते हैं। देखिए, माउस सबसे अधिक प्रयोग होने वाला एक इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर डिफरेंस आइटम को सिलेक्ट करने में, उन्हें ओपन या क्लोज करने इत्यादि में किया जाता है। आप जानते होंगे कि माउस का आविष्कार एक अमेरिकी इंजीनियर डगलस इंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, माउस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि होता है ऑप्टिकल माउस। देखिए, यह सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला माउस है। दरअसल ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करते हैं, इसलिए इसमें माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका दूसरा प्रकार है वायरलेस माउस। इसके साथ साथ हम वायरलेस कीबोर्ड को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से होता है। ये सामान्यतः 2.4 गीगाहर्ट्ज तरंगों पर कार्य करते हैं। इसके बाद आइए थोड़ा सा माउस के क्लिक के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है राइट क्लिक। तो राइट क्लिक कर्सर की स्थिति के अनुसार उस ऑब्जेक्ट से संबंधित ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू को दिखाता है। लेफ्ट क्लिक, इसमें सिंगल क्लिक का प्रयोग आइटम या पोजीशन को सिलेक्ट करने में किया जाता है तथा डबल क्लिक का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर को खोलने में किया जाता है। देखिए, लेफ्ट बटन को दबाए रखकर माउस को एक स्थान से दूसरे जगह ले जाना ड्रैग कहलाता है और दूसरे स्थान पर इसे छोड़ देना ड्रॉप कहलाता है। इसके बाद है स्क्रॉल बटन। देखिए, इसका प्रयोग पेज या इंटरफेस को अप या डाउन करने में होता है। आइए अब अगले इनपुट डिवाइस को देख लेते हैं। तो यह है टच पैड। देखिए, यह एक इनपुट डिवाइस है जो चौकोर आकृति में लैपटॉप या नोटबुक में नीचे की ओर बना होता है। इसके बाद है ट्रैक बॉल। देखिए, दरअसल यह माउस का ही समरूप है, बस अंतर इतना है कि इसमें रबर बॉल नीचे की तरफ न होकर ऊपर की तरफ होता है। इस कारण इसे माउस की तरह इधर उधर खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रैक बॉल का प्रयोग सामान्यतः कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में मुख्य रूप से किया जाता है। आगे है जॉयस्टिक। यह भी माउस की ही तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग आमतौर पर वीडियो गेम, ट्रेनिंग सिमुलेटर,
ड्रोन कंट्रोल, रोबोट कंट्रोल इत्यादि में किया जाता है। इसके बाद है लाइट पेन। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग टच स्क्रीन पर लिखने में, फोटोग्राफी करने इत्यादि में किया जाता है। इस पेन में फोटो सेल का प्रयोग होता है। आगे है स्कैनर। देखिए, स्कैनर का प्रयोग किसी टेक्स्ट या इमेज को इनपुट के रूप में लेने के लिए किया जाता है। अच्छा, स्कैनर काम कैसे करता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट पे जो भी इमेज या टेक्स्ट होता है ना, उस पर स्कैनर लाइट बीम डालता है और फिर उस लाइट बीम का जो रिफ्लेक्शन आता है ना, तो उस रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी कितनी है, इस आधार पर स्कैनर उस डॉक्यूमेंट को डिजिटल डाटा में बदल देता है। इसके बाद है बारकोड रीडर। दरअसल बारकोड विभिन्न वर्टिकल लाइन के समूह से बने होते हैं, जिसे पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। बारकोड रीडर इसे पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करता है। अच्छा, बारकोड रीडर का आविष्कार जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर नाम के दो वैज्ञानिक ने संयुक्त रूप से मिलकर किया था। आप इसे याद रखिएगा, ये भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्तमान में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ने लगभग सभी उत्पादों पर बारकोड को अनिवार्य कर दिया है। आगे है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बैंकों द्वारा माइकर कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा, बैंक चेक पर इस तरह का माइकर कोड बना होता है, जिसमें टोटल 14 कैरेक्टर होते हैं। आगे है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखिए, मुझे लगता है इसे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बार परीक्षा में OMR सीट का सामना किया होगा। दरअसल ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OMR सीट को पढ़ने का काम करता है। इसके बाद है वेब या डिजिटल कैमरा। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। दरअसल कैमरे के अपर्चर पे जो प्रकाशीय सूचना पहुंचती है ना, कैमरे का फोटो डायोड उसी सूचना को विद्युत तरंगों में बदल देता है और फिर आपकी तस्वीर या कोई सूचना डिजिटल डाटा में सेव हो जाती है। आगे है टच स्क्रीन। दरअसल टच स्क्रीन इनपुट प्रक्रिया को बहुत आसान बना देती है, लेकिन ये काम कैसे करती है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, किसी भी टच पैनल पर इंफ्रारेड किरणें उसके सतह पर लगातार प्रवाहित होते रहती है और जब हम उसे छूने की कोशिश करते हैं ना, तो उसकी गति में डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है और बस इसी डिस्टरबेंस की स्थिति को रिकॉर्ड करके टच स्क्रीन डाटा को इनपुट के रूप में ले लेता है। आगे है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए, यह इनपुट डिवाइस स्कैन किए गए टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदल देता है, जिस कारण उस टेक्स्ट में एडिट या डिलीट करना आसान हो जाता है। आगे है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इस डिवाइस के माध्यम से माइक्रोफोन की आवाज को सीधे डिजिटल डाटा में बदला जाता है। दरअसल यह बोले गए शब्द को पहचान कर उसे टेक्स्ट में बदल देता है। आगे है माइक। इसके बारे में आप जानते हैं, यह ऑडियो सिग्नल को विद्युत तरंगों में बदल देता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। देखिए, इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है। इसके चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर किया जाता है। इसके बाद है डिजिटाइजिंग टैबलेट। इसकी सहायता से किसी मैप, स्केच या किसी इमेज इत्यादि को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है। तो हमने लगभग सारे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस को कवर कर लिया है, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब आगे हम आउटपुट डिवाइस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक आउटपुट डिवाइस का काम बाइनरी डाटा को उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलना है, ताकि उस परिणाम को हम देख सकें, समझ सकें या उसका आउटपुट प्रिंट में ले सकें। अब आउटपुट डिवाइसेस भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देने वाला और दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाला। तो ये सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी क्या होते हैं, आइए पहले इसे समझते हैं। तो पहला है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी ना प्रायः अस्थायी होते हैं, इसलिए इसमें परिवर्तन करना भी आसान होता है। यह सामान्यतः डिजिटल रूप में होता है, जिसे देखने के लिए उचित सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। सॉफ्ट कॉपी को ना आप छू नहीं सकते हैं। तो आइए अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देने वाले डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि। आइए अब हार्ड कॉपी को समझते हैं। हार्ड कॉपी कागज पर प्रस्तुत सामान्यतः अस्थायी परिणाम होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। अगर आप इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो वह ओवरराइट के रूप में दिखेगा। इसे देखने के लिए किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाले डिवाइसेस कौन कौन से हैं जान लीजिए,
जैसे कि प्रिंटर, प्लॉटर इत्यादि। तो आइए सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट को समझते हैं। देखिए, मॉनिटर कितना लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है इसे बताने की जरूरत नहीं है। शायद इसके बिना सूचनाओं को देखने या समझने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आइए मॉनिटर के वर्गीकरण को समझते हैं। तो यह वर्गीकरण सामान्यतः इसके रंग प्रकृति के आधार पर है। तो पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर। शायद आपको नाम से ही पता चल गया होगा, मोनो का मतलब होता है एकल तथा क्रोम का मतलब होता है कलर। तो यह मॉनिटर केवल ब्लैक एंड व्हाइट रंग में ही डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। दूसरा है ग्रे स्केल मॉनिटर। ऐसे मॉनिटर में सफेद और काले रंग के मिश्रण से कई कलर के शेड में चित्र प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तीसरा है कलर मॉनिटर। इसमें आरजीबी कलर यानी रेड, ग्रीन तथा ब्लू कलर, जिसे प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, इसके मिश्रण से कई प्रकार के कलर शेड जैसे कि 16, 32 या 256 रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित किया जाता है। आइए अब तकनीक के आधार पर मॉनिटर के वर्गीकरण को समझते हैं। तो पहला है कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी मॉनिटर। देखिए, ऐसे मॉनिटर में एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें बहुत ही उच्च वोल्टेज, शायद 1500 या 15000 वोल्ट होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करके डिस्प्ले प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे मॉनिटर बहुत ही ज्यादा विद्युत खपत करने वाले होते हैं। आपने ऐसे मॉनिटर को बहुत पहले रेलवे टिकट काउंटर पर देखा होगा। आगे है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए, ऐसे मॉनिटर में दो परतों के बीच क्रिस्टल भरा होता है जो वोल्टेज से चार्ज होकर डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। देखिए, एलसीडी के आने से काफी बदलाव हुए हैं, जैसे कि इसे कहीं लेकर जाना आसान हो गया है। साथ ही बेहतर गुणवत्ता के साथ बहुत कम वोल्टेज में ये आसानी से चल सकते हैं। इसके बाद है लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए, ऐसे मॉनिटर में लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसे फ्लैट के अलावा कर्व भी बनाया जा सकता है। साथ ही यह बेहद पतले, बेहतर गुणवत्ता वाले और कम विद्युत खपत करने वाले होते हैं। हालांकि इन सब मॉनिटर के अलावा और अन्य प्रकार के मॉनिटर जैसे कि प्लाज्मा, ओएलईडी इत्यादि भी होते हैं, जो बेहतर गुणवत्ता के साथ इको फ्रेंडली भी माने जाते हैं। अब आइए एक मॉनिटर की गुणवत्ता का आकलन किन मानदंडों पर किया जाना चाहिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है पिक्सल। दरअसल यह स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे छोटे डॉट्स के समूह होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डॉट्स जितने नजदीक होंगे पिक्चर की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। पिक्सल को हमेशा डॉट पर इंच में मापते हैं। आगे है रिजोल्यूशन। देखिए, यह स्क्रीन पर प्रदर्शित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में पिक्सल की कुल संख्या को दर्शाता है। याद रखिएगा, पिक्सल डेंसिटी जितना अधिक होगा चित्र उतना ही साफ तथा चमकीला होगा। इसके बाद है रिफ्रेश रेट। देखिए, दरअसल स्क्रीन एक सेकंड में जितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश रेट कहलाता है। एक बेहतर मॉनिटर के लिए रिफ्रेश रेट का अधिक होना चाहिए। रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्ज में मापते हैं। और अंत में है रिस्पॉन्स टाइम। देखिए, किसी भी स्क्रीन का पिक्सल एक रंग से दूसरे रंग कितने समय में बदल रहा है, यही रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि किसी स्क्रीन का रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा, जी हाँ ध्यान रखिएगा, जितना कम होगा गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। आइए इसके बाद हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाले लोकप्रिय डिवाइस प्रिंटर को समझते हैं। तो देखिए, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट या अस्थायी परिणाम देने वाला बेहद लोकप्रिय डिवाइस है। किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है, जिसे डॉट पर इंच में मापा जाता है। अब एक प्रिंटर का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है, आइए इसे समझते हैं। तो पहला वर्गीकरण इसके प्रिंट क्षमता के अनुसार है। तो सबसे पहले है कैरेक्टर प्रिंटर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है, जिस कारण इसकी गति काफी कम होती है। दूसरा है लाइन प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर में एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट होती है, जिस कारण इसकी गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। आखिरी है पेज प्रिंटर। यह एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करता है, इसलिए इसकी गति काफी उच्च होती है। आइए इसके बाद प्रिंटिंग तकनीक के अनुसार प्रिंटर का वर्गीकरण देखते हैं। तो पहला है इंपैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर टाइपराइटर की तरह इंक रिबन पर इंपैक्ट या दबाव डालकर प्रिंट करते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या टाइपराइटर की तकनीक। इसके अलावा डेजी व्हील या लाइन प्रिंटर भी इसके उदाहरण हो सकते हैं।
एक इम्पैक्ट प्रिंटर से एक ही कलर का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हम इससे कार्बन कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर काफी शोर करने वाले होते हैं। आप इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए, इस प्रकार के प्रिंटर में इलेक्ट्रॉनिक या केमिकल मेथड से इंक का छिड़काव करके प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से हम कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह काफी कम शोर करते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर से सिंगल कलर या मल्टी कलर या किसी भी तरह का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। आइए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कई प्रकार हो सकते हैं। आइए इसे समझते हैं, जैसे कि थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर इत्यादि। तो पहला है थर्मल प्रिंटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के प्रिंटर में ताप के प्रभाव से प्रिंट प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, लेकिन प्रति कॉपी खर्च बहुत अधिक होता है। इसके बाद है इंकजेट प्रिंटर। देखिए, इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है, जिसमें स्याही की बॉटल या कार्टेज की सहायता से प्रिंट प्राप्त किया जाता है। इसकी भी प्रिंट गुणवत्ता अच्छी होती है। आगे है लेजर प्रिंटर। देखिए, ऐसे प्रिंटर में सेमी कंडक्टर लेजर बीम, फोटो कंडक्टिव ड्रम तथा चार्ट टोनर का प्रयोग होता है, जिस कारण इसकी प्रिंट गुणवत्ता तथा गति काफी उच्च होती है। देखा जाए तो लेजर प्रिंटर काफी महंगे होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट प्रति कॉपी काफी कम होती है। आइए इसके बाद अगले आउटपुट डिवाइस प्लॉटर को देख लेते हैं। तो आइए इन सबको एक एक करके संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्लॉटर। देखिए, यह हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़े कागज या स्टिकर पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र या ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला वॉइस रिप्रोडक्शन। इस डिवाइस के द्वारा पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज को डिजिटल डाटा में बदला जाता है। दूसरा है स्पीच सिंथेसाइजर। इस डिवाइस की सहायता से लिखित सूचनाओं को आवाज में बदला जाता है। इसके बाद है स्पीकर। देखिए, यह ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। इसके बाद है हेडफोन। देखिए, यह भी सेम पैटर्न पर काम करता है, हालांकि अभी के हेडफोन में माइक भी लगा हुआ आ रहा है। इस प्रकार के मॉडर्न हेडफोन इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। आगे है स्क्रीन प्रोजेक्टर। यह मॉनिटर की भांति सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। बस अंतर इतना होता है कि स्क्रीन प्रोजेक्टर किसी स्क्रीन पर दिखने वाले इंटरफेस को बड़े पर्दे पर दिखाता है। इसके बाद है वीडियो या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। दरअसल यह मॉनिटर तथा कीबोर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ डिवाइस होता है, जो एक दूसरे से टर्मिनल के माध्यम से जुड़ा होता है। अब यह टर्मिनल क्या होता है, आइए इसे संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो टर्मिनल कंप्यूटर में डाटा या निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को दिखाने का काम करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला डम टर्मिनल। देखिए, ऐसे टर्मिनल की खुद की प्रोसेसिंग क्षमता तथा स्टोरेज क्षमता दोनों नहीं होती है। इसके लिए यह मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर रहता है। दूसरा है स्मार्ट टर्मिनल। ऐसे टर्मिनल में सीमित मात्रा में खुद की प्रोसेसिंग क्षमता तो होती है, लेकिन स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। तीसरा है इंटेलिजेंट टर्मिनल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसे टर्मिनल में खुद की प्रोसेसिंग क्षमता तथा स्टोरेज क्षमता दोनों होती है। आइए इसके साथ आखिरी में मदरबोर्ड पर बने कुछ इनपुट तथा आउटपुट पोर्ट को एकदम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो पहला है सीरियल पोर्ट। देखिए, ऐसे पोर्ट से एक बार में एक बिट डाटा का ही स्थानांतरण हो सकता है। देख लीजिए, इस पोर्ट में 5 पिन ऊपर तथा 4 पिन नीचे की तरफ होता है। ऐसे पोर्ट के माध्यम से प्रिंटर या मॉडेम इत्यादि को जोड़ा जाता है। आगे है पैरेलल पोर्ट। ऐसे पोर्ट से एक साथ 8 बिट या इससे अधिक डाटा का स्थानांतरण हो सकता है। यह इस तरह का 25 पिन का कनेक्टर होता है। इसका इस्तेमाल बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। देखिए, यह पोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्तमान के लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने में पूर्णतः सक्षम है। दरअसल यूएसबी पोर्ट प्लग एंड प्ले के गुण पर आधारित होते हैं। मतलब इस पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अंत में है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट।
दरअसल यह इंटरनल बस पोर्ट है जिसका इस्तेमाल सीपीयू के अंदर लगे डिवाइसेस जैसे कि हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।